नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व इन्हें आत्मसात करके वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके समस्त भारत में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर और अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। देखिए, ये राहुल गांधी जब भी इसको मौका मिलता है इस देश के साथ गद्दारी करने का कोई मौका छोड़ता नहीं है। उससे भी बड़े दुख की बात है कि तरह तरह के बौद्धिक वर्ग, तरह तरह का मीडिया और ये जो मेन स्ट्रीम पार्टी है, राजनीतिक दल जो है, मुख्य धारा की जो भारतीय जनता पार्टी है, वो भी इसको गद्दार के रूप में नहीं देखती है। और जिस तरह की मानसिकता वो फैला रही है, जिस तरह का वो एक्सप्लेनेशन और स्पष्टीकरण दे रही है, वो सीधा सीधा इस गद्दार राहुल गांधी को बचाने की उसकी साजिश है। सबसे बड़ा दुखड़ा यही है। और ये तो हमारे देश के लोग भी जानते होंगे, हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन भी जानते होंगे कि अंग्रेज आए और अंग्रेजों ने देखा कि हमारे देश में बहुत बहुत बड़ा बिखराव है। एक दूसरे के प्रति बड़ी ईर्ष्या और शत्रुता है। तो यही आपसी वो जो रियासत के मुखिया हैं या क्षेत्रों के जो राजा हैं, जो भी हैं, तो आपसी वैमनस्य, आपसी शत्रुता, आपसी ईर्ष्या, इसका माने वो काफी वो चरम सीमा पर, और वो चरम सीमा इस कदर थी कि विदेशी ताकतों को भी अपना मित्र मानते थे और यहाँ के जो लोग थे उनको अपना शत्रु मानते थे। यही सोच वो अंग्रेजों की ताकत बनी। हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन जरा इसको गौर से समझे। यही सोच जो है अंग्रेजों की ताकत बनी। क्या कोई कल्पना कर सकता है कि वो अंग्रेज, हालांकि अंग्रेजों के साथ साथ जो है डच भी आए, फ्रांसीसी भी आए, पुर्तगाली भी आए और लोग भी आए, लेकिन अच्छा, और इतना ही नहीं, भारत की सरजमी पर फ्रांसीसी, पुर्तगाली, डच भारत की सरजमी पर वो आपस में लड़ रहे थे कि वर्चस्व किसका स्थापित होगा। इस कदर हमारे देश में मानसिक गुलामी फैली हुई थी। मानसिक गुलामी मतलब कि वो एक दूसरे को शत्रु मानते थे। जैसे माने वो कर्नाटक क्षेत्र है, दक्षिण का जो क्षेत्र है, और फिर इसके बाद जो है ये जो बंगाल रियासत के जो मुखिया हैं, और इधर जो है जो पंजाब के इलाका के जो उस रियासत के जो मुखिया, आपस में इतनी शत्रुता थी कि एक दूसरे को नीचा दिखाना
एक दूसरे की, और उससे ईर्ष्या और जलन कि विदेशी ताकतें उनको अपना मित्र लगते थे, दोस्त लगते थे। तो और यही सोच, यही दृष्टिकोण, जैसा कि मैंने अभी बताया है, वो अंग्रेजों की ताकत बनी। और जरा सोचिए ना, भारत की ही सरजमी पर ये डच वाले, पुर्तगाली वाले, फ्रांसीसी वाले और अंग्रेज आपस में यहीं पर युद्ध कर रहे थे कि कौन कौन जो है अपने वर्चस्व को कायम रख पाएगा। और अंत में जो है फ्रांसीसी जो वो आए थे वहाँ से, तो फ्रांसीसियों को इन अंग्रेजों ने कई युद्ध में हराया, भगाया यहाँ से। तो मैं उस इतिहास की बात क्यों कर रहा हूं? इसलिए कि हमारे देश में जो एकता का भाव है और आपसी भाईचारे का भाव है, ये दोनों भाव तो नहीं है। और आजकल के जब से, खास करके जब से ये मोदी महोदय आए हैं, तब से हिंदू मुस्लिम इस कदर जहरीला वातावरण फैल रहा है। मैं नहीं समझता हूँ कि इसमें पूरा हाथ जो है वो मोदी जी या बीजेपी उनका ही हाथ है। लेकिन काफी और शक्तियां जो है इस तरह की और सक्रिय हो गई हैं। लेकिन मोदी जी के शासन के तत्वाधान में या उनके पैट्रोनेज में ये शक्तियां जो है, माने हिंदू मुस्लिम वो कर रही हैं। और इस तरह की जो शक्तियां हैं, कुछ को तो बीजेपी वालों की शह है और कुछ जो है बीजेपी और मोदी महोदय इन शक्ति, हालांकि वो शक्तियां जो है वो दूसरे जो राजनीतिक दल हैं उनके एजेंट हैं, लेकिन उनको ये पाल रहे हैं। तो ये वास्तविकता है। तो जिन बिखराव से हमारा देश गुलाम हुआ था, वही बिखराव आज जो है हमारे देश को भौतिक रूप से तो नहीं, लेकिन मानसिक रूप से जो है वो गुलाम बनाए हुए है। और मानसिक रूप से गुलाम बनाने का असर ये है कि हमारा दृष्टिकोण जो है देश के दुश्मनों को पहचानने में बिल्कुल नाकाम हो रहा है। और उसका ताजा उदाहरण यह है कि ये गद्दार राहुल गांधी देश के खिलाफ गद्दारी करने का कोई मौका नहीं छोड़ता है। भारतीय जनता दल तो कह रहा है कि ये देश के खिलाफ गद्दारी करने का कोई मौका नहीं छोड़ता है। बीजेपी वाले कहते हैं कि वो गद्दारी नहीं करते हैं, देश को अपमानित करते हैं। बीजेपी वालों, अब मोदी महोदय, और ये एक और बात, मोदी महोदय ने किसी जनसभा में कहा था कि जनता को मूर्ख समझना छोड़ दीजिए। तो मोदी महोदय, ये आप पर लागू होता है और बीजेपी वालों पर लागू होता है। तो जनता को मूर्ख समझना छोड़ दीजिए। आप मोदी महोदय, आप भी और बीजेपी वालों, आप इन गद्दारों को कह रहे हैं कि ये सिर्फ इतना ही कह करके उनके पाप को ढक रहे हैं कि ये राहुल गांधी देश को अपमानित करने का कोई मौका नहीं छोड़ते, जबकि वास्तविकता यह है कि ये गद्दार राहुल गांधी देश के खिलाफ गद्दारी करने का कोई मौका नहीं छोड़ता। तो इस यथार्थ को कि वो देश का गद्दार है, आप उसको कहते हैं कि राहुल गांधी देश को अपमानित करने का कोई मौका नहीं छोड़ता। और उससे भी बड़ी बात, मीडिया वाले राहुल गांधी को गद्दार नहीं मानते, उसकी बातों को ब्रेकिंग न्यूज में दिखाते हैं। तो हमारे देश की जो आवाम है, इन मीडिया वालों को ठीक से पहचाने। ये बोलते हैं कि हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं। चौथे स्तंभ की यह हालत है कि देश के गद्दारों की बातों को ब्रेकिंग न्यूज में दिखाना, ये सरासर और घोर इस मुल्क भारतवर्ष के खिलाफ गद्दारी है। ये यथार्थ हमारे सभी भारतीय भाई बहन
इन इन मीडिया वालों को देखे, और उसी मीडिया में जो 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 पत्रकारों का जो गिरोह था, पत्रकारों का जो गिरोह है, जो कि इसी जीएनपीसी के पापों को ढकना और उसकी झूठी महिमा मंडन का एक वातावरण, एक हवा खड़ा करना। तो उन्हीं में एक पत्रकार है अभिसार शर्मा। तो अभिसार शर्मा जाकर के जब कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में ये गद्दार राहुल गांधी चीन की भक्ति दिखा रहा था और भारत के खिलाफ बोल रहा था, तो ये गद्दार किस्म का अभिसार शर्मा, देखिए भारतीय वक्ता कहते हैं, बिल्कुल इन गद्दारों का नाम जरूर लेगा और इनकी गद्दारी के विषय में देश के लोगों को जागरूक भी करेगा। यही तो देशभक्ति का जज्बा का तकाजा है। तो उस गद्दार राहुल गांधी की चमचागिरी में वो अभिसार शर्मा कह रहा है, राहुल गांधी दहाड़े। तो उस जीएनपीसी का चमचा अभिसार शर्मा कह रहा है राहुल गांधी दहाड़े। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि राहुल गांधी विदेश की धरती से भारत को अपमानित करने का कोई मौका नहीं छोड़ते, और बाकी जो है ऐसे कह रहे हैं कि देश को तो अपमानित मोदी जी करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। तो ये हालत है हमारे देश के राजनीतिक दलों का, तथाकथित ये हमारे देश के लोगों को और हमारे खास करके जो मजलूम भारतीय भाई बहन हैं, जो हमारे गरीब भारतीय भाई बहन हैं, जो असहाय भारतीय भाई बहन हैं, जो सीधे साधे भारतीय भाई बहन हैं, जो सादा जीवन उच्च विचार में विश्वास रखने वाले भारतीय भाई बहन हैं, उनको ये क्या दे पाएंगे, प्रश्न ये है। लेकिन हमारे भारतीय भाई बहनों, ये प्रश्न आकर यहां टिकता है कि आप हम सभी इनको वोट क्यों करते हैं। ये बहुत बड़ा प्रश्न है, बहुत बड़ा प्रश्न है। और यदि इसके विश्लेषण में आप जाएंगे, आप सभी लोग, तो जातिवाद इस देश का बहुत बड़ा अभिशाप है। आप अभिशाप नहीं मानते हैं, उसी जातिवाद में आप आनंद उठाते हैं, अपना व्यक्तिगत स्वार्थ साधते हैं और मन ही मन उसको वो उचित मानते हैं। बीमारी यहां है। जैसे मैंने बताया कि ये मैं उदाहरण दे रहा हूं, हालांकि मैं जातियों की बात नहीं करता और नाम को करना है। बाबा साहब ने बिल्कुल कहा था कि ये हमारा एक भारतीय समाज जातिहीन समाज होना चाहिए, और यही बात संविधान ने भी कहा था कि हमारी एक ही जाति है कि हम इस देश के भारतीय नागरिक हैं, हम भारतीय हैं और कोई जात है ही नहीं। लेकिन जो जात बोल करके ये सब समाज को विखंडित किए हुए हैं, तो उसको रोग के रूप में, बीमारी के रूप में नाम तो लेना ही पड़ेगा। तो जैसा कि मैंने बताया कि जैसा कि कुछ पिछले कुछ एपिसोड के माध्यम से ये बताया गया था कि जिस दिन ये मोहनदास करमचंद गांधी 30 जनवरी 1948 को मारा गया, उस दिन ये जीएनपीसी वाले, गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी कॉकस वाले, कांग्रेस वाले जो है, गोडसे को ब्राह्मण समझते हुए, ब्राह्मण मानते हुए, उसकी प्रतिक्रिया में महाराष्ट्र के कई कस्बों, शहरों और गांवों में ब्राह्मण कहे जाने वाले भारतीय भाई बहनों की सरेआम हत्या किया इन कांग्रेसियों ने। इस यथार्थ के बावजूद भी हमारे ब्राह्मण कहे जाने वाले भारतीय भाई बहनों का एक अच्छा खासा तबका अभी भी इस जीएनपीसी के साथ चिपका हुआ है।
और शायद ये राहुल गांधी अपने को दिखाता है कि ये ब्राह्मण है। तो इस कदर मानसिक गुलामी है। भारतीय आवाम ताकत दल कह रहा है कि भारतीय आवाम ताकत दल यह देश में दूसरी और वास्तविक आजादी के लिए संघर्ष कर रहा है। अभी साधन भिन्नता की स्थिति में, और मैं समझता हूं शायद ये अकेला दल होगा। इसीलिए तो बार बार कहता है कि ये वीडियो जो कम से कम 1200 या 1300 के आसपास जारी हो चुके हैं, इनको हमारे सभी भारतीय भाई बहन इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी भी बजाएं। लाइक करना, डिसलाइक करना ये आपका अधिकार है, लेकिन इतना कि कम से कम प्रचारित तो हो। तो भारतीय आवाम ताकत दल अपने उन्हीं अमर शहीदों जिन्होंने इस देश की आज़ादी की खातिर अपने प्राण दिए, अपने प्राणों की आहुति दी, कुर्बानी और शहादत दी, और प्राण सहित अपना सर्वस्व भारत माता की बलवेदी पर न्यौछावर किया। उनमें जो अग्रणी जो नाम हैं, हमारे परमादरणीय राष्ट्र महानायक, राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, शहीद आजम भगत सिंह, अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद, अमर शहीद अशफाक उल्लाह, अमर शहीद खुदीराम बोस, अमर शहीद सुब्रमण्यम भारती, अमर शहीद तात्या टोपे, अमर शहीद श्रीमती रानी लक्ष्मीबाई, अमर शहीद श्रीमती रानी चंद्रिमा, अमर शहीद श्रीमती रानी गढ़वी इत्यादि और भी। तो इन्हीं की प्रेरणा से, इनकी कुर्बानी और शहादत की प्रेरणा से भारतीय आवाम ताकत दल अपने देश के लिए, अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों के लिए दूसरी और वास्तविक आजादी इन काले अंग्रेजों से लाने के लिए अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों को जगा रहा है। तो और कह रहा है कि इसका मुख्य आधार होना चाहिए देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति। और देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति के लिए जरूरी है कि व्यक्तिगत स्वार्थ त्यागिए आप। जब तक जातिवाद में आप अपना व्यक्तिगत स्वार्थ देखेंगे और साधेंगे, तब तक आप में देशभक्ति नहीं आ सकती, और वो जज्बा भी नहीं आ सकता कि हमारे भारतीय भाई बहनों को इन काले अंग्रेजों से वो निजात पानी है और या दूसरी आजादी प्राप्त करनी है। तो बात चल रही थी कि हमारे ब्राह्मण कहे जाने वाले जो भारतीय भाई बहन हैं, जिनकी हत्या इन कांग्रेसियों ने, जिस दिन वो मोहनदास करमचंद गांधी 30 जनवरी 1948 को मारा गया, तो जेएनपीसी और कांग्रेसियों ने गोडसे को, नाथूराम गोडसे को ब्राह्मण मानते हुए जो है काफी हमारे ब्राह्मण कहे जाने वाले भारतीय भाई बहन, खास करके महाराष्ट्र के, उनकी हत्या, उनकी सामूहिक हत्या की। फिर भी हमारे ब्राह्मण कहे जाने वाले भारतीय भाई बहन, इस भारतीय समाज के, अभी भी उनका एक अच्छा खासा हिस्सा से जेएनपीसी के साथ चिपका हुआ है। और भी ठाकुर, क्षत्रिय और अपने को राजपूत कहे जाने वाले, जो कि कहते हैं कि हमारी तलवार और हमारे क्षत्रियपन जो है हमेशा न्याय के लिए, लेकिन अभी भी इस गद्दार जेएनपीसी और गद्दार जो है वो इन जो माने सोनिया, राहुल और प्रियंका के प्रति जो है ये चिपके रहते हैं अक्सर। खासकर उत्तर प्रदेश में मैं देखता हूँ, उत्तर प्रदेश के ठाकुर, क्षत्रिय और राजपूत कहे जाने वाले भारतीय भाई बहनों का अच्छा खासा तबका इनके साथ चिपका रहता है।
आपको मैं बताऊं कि करीब 4-5 साल पहले जो प्रियंका गांधी जो है उत्तर प्रदेश की राजनीति में उतरने के लिए जब वो लखनऊ जा रही थी, तो लखनऊ जो चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट से कांग्रेस कार्यालय तक जो है वो रोड शो उसने किया। उस रोड शो में जो पूछा गया उसमें 90% उस प्रियंका गांधी की चमचागिरी करने वालों में हमारे ठाकुर, राजपूत और क्षत्रिय कहे जाने वाले भारतीय भाई बहन ही थे। और मैं निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूं कि हमारे ये जो भारतीय भाई बहनों का तबके का वो हिस्सा जो इनके साथ अभी भी चिपका हुआ है, ये सबसे बड़े दुख की बात है। और उसके साथ चिपकना एक जो है राष्ट्रीय कलंक है। और यही नहीं, ये समाजवादी पार्टी लोहियावाद और समाजवाद के नाम पर जो है प्रदेश में, खासकर उत्तर प्रदेश में, जब वो विपक्ष में रहेगी तब भी, और शासन में आ गए तो खैर तब क्या कहना। ये गुंडागर्दी, माफियागिरी, दादागिरी, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, गैंगस्टर, इनका साम्राज्य, इनका तांडव जो है स्थापित हो जाता है। ये जानते हुए भी, इससे यथार्थ को जानते हुए भी हमारे यादव कहे जाने वाले जो भारतीय भाई बहन हैं इसके साथ चिपके रहते हैं। उनको जानना चाहिए कि मुलायम सिंह यादव या अखिलेश यादव, इनसे देश बहुत बड़ा है, हमारे भारतीय भाई बहन बहुत बड़े हैं, ये भावना आनी चाहिए। और इस संबंध में जरा मैं बता दूं, ये मैं जो है किसी भी इस तरह से जो अंधभक्त होते हैं उनसे बात करने से मैं भागता नहीं हूं, कतराता नहीं हूं। जैसा कि मैंने बताया ना कि ऐसे ऐसे क्षेत्रों में क्या होता है कि जब मैं अपने कार्यकर्ताओं के साथ जा रहा था तो इस तरह की मानसिकता होती है, सब ये पूरा जो गांव है वो हाथी वाला गांव है, मतलब कि वो मायावती के समर्थक हैं, मतलब कि वो बहुजन समाज पार्टी के हैं, ये बोल करके लोग छोड़ देते हैं। फिर बोलते हैं कि ये गांव पूरे साइकिल वालों का गांव है, मतलब कि ये समाजवादी पार्टी के लोग समर्थक हैं। इस तरह से जो मानसिक यानी वो क्या करने, आइसोलेशन, यानी उनको अलग थलग करने की, समझने की, ये भी मानसिकता हमारे जो है वो यानी भारतीय जो सोच है होनी चाहिए, उसके सर्वथा प्रतिकूल है, विरुद्ध है। और हमने अपने कार्यकर्ताओं से ये कहा कि कभी भी ये मत कहो और न सोचो कि हाथी वालों का गांव है और ये साइकिल वालों का गांव है। सभी अपने भारतीय भाई बहन हैं, सबको समझाना, सबको साथ में लाना, सब में एकता स्थापित करना, ये हमारा फर्ज है। वो समझेंगे आज नहीं तो कल। और जैसा कि मैंने बताया कि एक कट्टर समर्थक थे समाजवादी पार्टी के और खास करके मुलायम सिंह और अखिलेश के, उनसे बात होने लगी। उनसे मैंने कुछ मार्मिक सवाल किए कि जरा बताइए, चाहे मुलायम सिंह हो, चाहे अखिलेश हो, चाहे मोदी हो, चाहे कोई भी हो, उनसे तो ये देश बहुत बड़ा है ना, कहाँ सब बहुत बड़ा है, और देश की अहमियत तो है ही। ये इतना उन्होंने कब बोला? मैंने अब बताइए, जो जातिवाद हमारे इस समाज को डस रहा है, विखंडित कर रहा है, उसी को आधार बना करके मैंने ये समाजवादी पार्टी जो है अपना चुनावी गणित, रणनीति सब करके सत्ता हथिया रही है। क्या ऐसे देश चलेगा? इस तरह के पॉइंटेड क्वेश्चन का
ये इस तरह के बिल्कुल जो है मैंने क्या नुकीले सवाल का वो जवाब नहीं दे पाए समाजवादी पार्टी या मुलायम सिंह अखिलेश के कट्टर समर्थक। उन्होंने इसके जवाब में मैं बस यही कहा, उसके जवाब में मैं लोगों ने बस यही कहा कि साहब जातिवाद तो सभी करते हैं, तो हम लोग भी करते हैं। मैंने कहा ये बात आपने बिल्कुल सही कि जातिवाद सभी करते हैं, लेकिन यह किसी विद्वान ने कहा है कि 2 wrongs डू नॉट मेक ए राइट, यानी 2 गलतियां मिल करके एक सही नहीं बना सकते। अर्थात यदि एक गलती कर रहा है तो उसको दिखा करके हमको वही गलती करने का अधिकार नहीं मिल जाता। और जातिवाद तो इस देश का, इस समाज का एक अभिशाप है, एक दंश है, शत्रु है, और उसको ये कहना कि वो अपना रहा है और हमको अभी अपनाने का अधिकार मिल गया, ये तर्क जो है कतई नहीं चल सकता। जातिवाद को खत्म करने की बात करिए ना, जो कि हमारी भारतीय एकता का एक खतरनाक शत्रु है। तो इस तरह के जब सवाल वो रखे गए तो उन्होंने बोला कि नहीं साहब, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, जरूरत इसी बात की है। हमारी मजबूरी यह है, संसाधन की कमी है, नहीं तो मैंने अच्छे खासा वो टीम बना करके लोगों का इस तरह से ब्रेन स्टार्विंग करके उनके दिमाग को झकझोर करके देखिए उनके अंदर भी देशभक्ति ऐसी बात नहीं है। जिनको बोल दिया जाता है कि ये हाथी वाले हैं, साइकिल वाले, फलाने वाले, उनके अंदर भी देशभक्ति है, लेकिन उनको प्यार से, सद्भाव से और तर्क से उस देशभक्ति को, जज्बे को बाहर लाना है। लेकिन ये पार्टियां, खास करके बीजेपी हुआ, ये हमेशा जो है उनको अलग थलग करके बस जातिवादी बोल करके, जबकि बीजेपी खुद घोर जातिवादी है। बीजेपी ये लोगों को इस भ्रम से बाहर आ जाने चाहिए कि बीजेपी राष्ट्रवादी, बिल्कुल राष्ट्रवादी नहीं है, घोर जातिवादी है, घोर सांप्रदायिक है। जातिवादी इस मामले में कि जब भी चुनाव आता है तो गुर्जर सम्मेलन करेगी, ब्राह्मण सम्मेलन करेगी और निषाद सम्मेलन करेगी, तो घोर जातिवादी है। ये कैसे यानी दम ये भर सकती है कि ये राष्ट्रवादी है। और सबसे बड़ा अपराध तो यह है कि सिर्फ चुनाव और सत्ता के लिए देश के दुश्मनों, और इतने खतरनाक दुश्मन जीएनपीसी, इतना बड़ा गद्दार राहुल गांधी को उसको पाल के रखना और उसी से तुलना करना अपने को। और जरा समझिए कि मान लीजिए जिस दिन ये जीएनपीसी का अस्तित्व समाप्त हो जाए अपने देश में, इन कम्युनिस्टों का अस्तित्व जो वो समाप्त हो जाए, तो अपने आप जो है ये बीजेपी वाले जो है बेनकाब हो जाएंगे, एक्सपोज हो जाएंगे कि किससे ये तुलना करेंगे। तो देश की जो गद्दारों को, खास करके जीएनपीसी इत्यादि को पाल के रखना, उनके पापों को धुलना, इसके पीछे एक ही मंशा है बीजेपी की, इन्हीं से तुलना करके, इन गद्दारों से ही तुलना करके अपने पक्ष में चुनाव माहौल बनाते हैं, सिर्फ सत्ता के लिए। तो जो सत्ता के लिए देश के दुश्मनों को पाले, वो राष्ट्रवादी कैसे है? वो तो राष्ट्र का दुश्मन हुआ ना। तो इसी तरह की जो देश के साथ गद्दारी करने की जो इसकी करतूत है बीजेपी की, उसी को ढकने के लिए तरह तरह का ये सब स्वांग भरते हैं। अब ये आक्रांता वाली थ्योरी, मुगलों को आक्रांता ये हुआ जो है खड़ा किए। बीजेपी वालों से पूछा जाना चाहिए आक्रांता कौन है। बीजेपी वालों से पूछा जाना चाहिए कि आक्रांता कौन है, पहले ये बताओ। शायद वो बता नहीं पाएंगे। और उनने जो कट्टरवादियों का
एक्सप्लेनेशन तो और भी विचित्र है। तो हमने बुझवाई, हमने उनको बताया कि आक्रांता वो है जो आया, लूटा और फिर भाग गया। आया, लूटा और भाग गया। जैसे इतिहास में जो अब तक जो है मोहम्मद बिन कासिम आया था 712 में, वो आया, लूटा, चला गया। देखिए इसके अलावा और भी होंगे। इसके बाद कौन आया था? महमूद गजनी आया था। इसके बाद मोहम्मद गोरी आया था। तो आए, लूटे और भाग गए। शक आए, हूड़ आए, वो भी लूटे भाग गए। अंग्रेज आए, लूटे और चले गए। तो मोहम्मद बिन कासिम हुआ, मोहम्मद गजनी हुआ, मोहम्मद गोरी हुआ, शक हुए, हूड़ हुए और अंग्रेज। बीजेपी वालों ये आक्रांता हैं। लेकिन जो आए और उसी धरती में बस गए, मुगल इतिहास जो है, उनको ये बोलते हैं आक्रांता। ये क्यों बोलते हैं? ये अपने उस पाप को ढकने के लिए। कौन सा पाप? कि देश के दुश्मनों को जिनका नाश करने की जिम्मेदारी इनकी है, यानी राष्ट्रवाद के तकाजे के नाम पर जिनको नाश करने की इनकी जिम्मेदारी है, उनको ये पाल रहे हैं। तो उस पाप को ढकने के लिए एक आक्रांता वाली थियरी। और सबसे इनका जो घातक, इनका जो दृष्टिकोण है, जो फैलाया गया है, जैसा कि मैंने बताया है कि इनके जो कट्टरवादी जो तत्व हैं, इस तरह की बात वो फैलाए हुए हैं कि इस देश की सभी समस्याओं की जड़ में इस देश के जो इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन, अर्थात उनकी शब्दावली में मुसलमान हैं, इस मानसिकता से काम करते हैं। मैंने बताया था ना कि दो दृष्टिकोण इन दो तबकों में, एक जो सबसे बड़ा, एक जो सबसे बड़ा बहुसंख्यक है हिंदू सनातन का, एक दृष्टिकोण ये है, माने मोर और लेस बाय एंड लार्ज, कि साहब इस देश की लगभग सभी समस्याओं की जड़ में इस देश के इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन अर्थात मुसलमान हैं। इस तरह की बात जो फैलाए हुए, और ये आप देखते होंगे कि किसी हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों से बात करिए, यदि वो बिल्कुल उग्रवादी और कट्टरवादी किस्म का होगा तो तमाम अपशब्दों से वो के साथ वो बात करता है हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के लिए। और यदि वो उदारवादी है तो दो चार वाक्य इधर उधर बोल करके फिर उसी मुद्दे पर चला जाएगा कि भाई सारी समस्या जो है वो इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों अर्थात मुसलमानों से है। वो इसी गड्ढे में आकर करके गिरेगा। और उसी प्रकार इससे भी खतरनाक दृष्टिकोण हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के जहन में भरी गई है, और वो भी इससे बहुत अधिक कई गुना कट्टरता के साथ क्या भरी गई है, मोर और लेस बाय एंड लार्ज रैंक एंड फाइल, कि देश की सारी समस्याओं की जड़ में आरएसएस और बीजेपी है बस। तो हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के दिमाग में मैंने ये विचार, ये दृष्टिकोण चलता है कि देश की सारी समस्याओं की जड़ में आरएसएस बीजेपी है, और हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के में जो काफी तबके में ये बात है कि देश की सारी समस्याओं की जड़ में ये इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन अर्थात मुसलमान है। कितनी घातक दृष्टिकोण इस देश में फैलाया गया है। और देश को भूलना नहीं चाहिए कि 1857 तक ये हमारे हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहन और इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन में एक अटूट एकता थी। और वो 1857 की जो हमारी आज़ादी की पहली क्रांति थी उसमें वो जो है बिल्कुल वो विंडिकेट हुई थी, परिलक्षित हुई थी। लेकिन
अंग्रेजों ने इस हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने के लिए जो साजिश किया, दो तरह की साजिश इन्होंने किया। एक तो अपने शासन के अधीन ऐसी ऐसी संस्थाएं जो बनवाए वो अंग्रेजी सरकार ने, जो निरंतर हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने के लिए। तो अंग्रेजी सरकार ने जो पहली संस्था बनवाई वो थी कांग्रेस 1885 में। और 1885 में अंग्रेजी सरकार ने अपने एक अंग्रेज ह्यूम, कांग्रेस का नाम के पहले इसके कुछ और नाम भी थे। हमारी पार्टी, अंतरंग मंडल, और ह्यूम ने वो अमेरिका के संसद के नाम पर वो लाया ये नाम, वो कांग्रेस। अमेरिका में कांग्रेस जो है वो दोनों सदनों को कहते हैं, निचला सदन और ऊपरी सदन। निचला सदन है वो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, यानी वो प्रतिनिधि मंडल, और ऊपरी सदन है सीनेट। इन दोनों को मिलाकर जैसे अपने यहाँ संसद है, संसद के दो भाग है अपना, ऊपरी सदन क्या है राज्यसभा और निचली सदन है लोकसभा, दोनों को मिलाकर एक संसद। तो वहाँ भी दोनों सदनों को, उच्च सदन और निचली सदन को मिलाकर के वहाँ जो संसद है उसको कांग्रेस बोलते हैं। तो वो कांग्रेस शब्द, ये अल्फाज जो है ये ह्यूम वहाँ से लाया और ये चिपका दिया इस संगठन को। लेकिन कांग्रेस की स्थापना दो उद्देश्य के लिए हुई थी। पहला कि अंग्रेजी सरकार की दलाली, मुखबिरी, चमचागिरी, मतलब, और जिसको कि एनपीसी के चाटुकार इतिहासकार का तो बोलते हैं कि ये सेफ्टी बात थी, इस तरह का तोहमत लगता। तोहमत क्या, वो वास्तविकता थी। दूसरा जो है हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ के रखना, जो कि उस अंग्रेजी सरकार के शासन का एक अविभाज्य इनएलाइनेबल पॉलिसी बन गई। 1857 की जो हमारी आज़ादी की प्रथम क्रांति के बाद, हालांकि अंग्रेजों ने उसको बहुत बड़ी बेरहमी से कुचला था। तो और इसके बाद वो जो कांग्रेस है काफी वर्षों तक जो है वो इंग्लैंड की महारानी, इंग्लैंड के राजा अमर रहे अपने अधिवेशनों में बोला करते थे, ये कहते हैं कि हमने आज़ादी की, ये कांग्रेस वाले बोलते हैं कि हमने आज़ादी की लड़ाई लड़ी, और अपने अधिवेशनों में अपने दुश्मन अंग्रेज या उसकी महारानी को बोलते थे कि इंग्लैंड के राजा, इंग्लैंड की महारानी अमर रहे। तो खैर वो गाथा तो है, उसके साथ ही और भी हैं। तो हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने के लिए जो पहली जो संस्था अंग्रेजों ने बनवाई वो थी कांग्रेस। दूसरी संस्था थी 1906 में बनवाई इन अंग्रेजों ने, मुस्लिम लीग। तीसरी संस्था वो थी ये वाम दल कम्युनिस्ट, वो 1920 में। और चौथी संस्था वो हिंदू महासभा 1922 में, और 1925 में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ आरएसएस। तो ये पांचों संस्थाएं हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने के लिए ही जो है अंग्रेजों ने ये संस्थाएं बनवाई, ये तंजीमें बनवाई। और वही संस्थाएं आज भी देश में, माने वो हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने के लिए रातों दिन रात, डे एंड नाइट बिल्कुल सक्रिय हैं, एक्टिव। तो इनको हमारे सभी भारतीय भाई बहन अच्छी तरह से पहचाने, कांग्रेस को, मुस्लिम लीग को, वामपंथियों को, और ये जो कि हिंदू महासभा, जो कि इसमें विश्व हिंदू परिषद बन गया है, और आरएसएस, ये सब जो है हमारे जो हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने के लिए दिन रात ये सब सक्रिय है।
और इनको पता है कि यदि हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ के रखा जाएगा तो भारतीय एकता कभी आ नहीं सकती। ये इनको पता है कि हिंदू मुस्लिम एकता मतलब कि हमारे हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहन और हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन के बीच की एकता जो है, या हिंदू मुस्लिम एकता, भारतीय एकता की रीढ़ की हड्डी है। वह सबस्ट्रेट है, वह मुख्य आधार है, वह उसका माने स्पाइनल कार्ड या मेरुदंड है, ये पता है उनको। तो यदि भारतीय एकता को तोड़ के रखना है तो हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ के रखना जरूरी है, ये ऐसा मानते हैं। इसीलिए सब जातिवाद का, ध्रुवीकरण का, संप्रदायवाद का, भाषावाद का, प्रांतवाद का सब सहारा लेते हैं। तो इनको हमारे सभी भारतीय भाई बहन अच्छी तरह से पहचाने। इसलिए बीजेपी वालों में, डीएमके वालों में, आरजेडी वालों में फर्क मत करिए। ये सब सब हमारे भारतीय समाज को तोड़ने वाली शक्तियां हैं और जिनकी पहचान हमारे शहीद आजम भगत सिंह ने बहुत पहले कर रखी है कि ये काले अंग्रेज हैं। लेकिन हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों, वो समझ तो विकसित करिए कि इनको समझिए कि ये भारतीय समाज को तोड़ने वाली ये ताकतें हैं, ये कभी भी इस देश के हित में सोच नहीं सकती। क्या आप समझते हैं कि ये जो समाजवादी पार्टी जो है वो देश के हित में सोचेगी? जो दिन रात जो है एमवाई समीकरण बनाती है, जातिवाद चलाती है, और जो अपरेंटली जो दिखता है कि जितने भी माफिया हैं उनके समर्थन में खड़ी होती है, चाहे वो अतीक अहमद हो, चाहे मुख्तार अंसारी हो। हालांकि उनको माफिया बनाने में भी इन सबों की भूमिका थी। तो दुखड़ा बस यही तक नहीं है, यानी यदि उत्तर प्रदेश को माफिया मुक्त और अपराध मुक्त करने का जो ये एक अभियान या ये इस तरह से जो ढिढोरा योगी आदित्यनाथ महोदय का है, तो उनके इस प्रयास में बिल्कुल बट्टा दिखता है कि जबकि इतने महत्वपूर्ण विषय, क्या विषय, कि उत्तर प्रदेश को माफिया मुक्त करना है, अपराध मुक्त करना है, इतना महत्वपूर्ण विषय को ये जातिवाद से और संप्रदायवाद से इसको उद्देश्यहीन बनाते हैं और प्रदूषित करते हैं। योगी आदित्यनाथ महोदय पर ये सवाल उठेगा ना कि क्यों आपको आपके नाक के नीचे रघुराज प्रताप सिंह जो है माफिया नहीं दिखता है, क्यों बताइए ना। जौनपुर का धनंजय सिंह आपको माफिया नहीं दिखता है। भदोही का मिश्रा, शायद कोई कह रहा है कि शायद जेल में बंद है, लेकिन पता नहीं कब वो जेल में बंद रहता है, कब जेल के बाहर हो जाता है। वो योगी आदित्यनाथ महोदय को वो माफिया नहीं दिखता है। तो इसीलिए तो ये सवाल उठता है कि क्या योगी आदित्यनाथ महोदय के नजर में ये तीन ही माफिया हैं, अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी और आजम खान, और रघुराज प्रताप जो है माफिया नहीं है। तो यही तो मैंने इस तरह की इनके ढिढोरेबाजी पर जो है ये सवाल है कि वाकई बोलते हैं ना कि मैं माफियाओं को मिट्टी में मिला दूंगा। कैसे मिट्टी में मिलाएंगे? जातिवाद के नाम पर। तो हर जगह ये इस तरह की जो ताकतें हैं, चाहे योगी आदित्यनाथ के रूप में, चाहे जिस रूप में हो, वह जो है जातिवाद को बढ़ावा देते हैं। यहाँ तक कि यानी माफिया मुक्त, अपराध मुक्त जैसे महत्वपूर्ण विषयों को, मुद्दों को भी जो है जातिवाद माने जो जहर है उससे युक्त करके जो है, उसे युक्त करके ये
अपराध मुक्त और माफिया मुक्त अभियान को ये चलाने का जो है वो ढिढोरा ये पीट रहे हैं। किसी ने कहा कि जागरूकता अब आ रही है, किसी ने कहा साहब इस कांग्रेस का विनाश वो भी जड़ से इस देश के लिए बहुत जरूरी है, इसके देश की सुरक्षा के लिए। देश सुरक्षित तब तक नहीं हो सकता जब तक कि इस जेएनपीसी का भारत की पावन धरती से उसका समूल विनाश ना हो जाए। जब समूल विनाश की बात आती है तो जिस तरीके से हमारे इतने बड़े दार्शनिक और इतने बड़े विद्वान और इतने बड़े देशभक्त चाणक्य जी के 3 नाम थे, चाणक्य थे, विष्णुगुप्त और कौटिल्य, 3 नाम उनके हैं। हालांकि जो अर्थशास्त्र उन्होंने किताब लिखी है उनमें उनका नाम कौटिल्य ही है। और वो अर्थशास्त्र जो है वो इकोनॉमिक्स पर किताब नहीं है, वो एक पॉलिटिकल माने वो राजनीति पर वो किताब है। तो हमारे जो है वो चाणक्य जी ने कैसे किसी समस्या को माने उसका निदान ढूंढते हैं, करते हैं, इसके विषय पर है। तो वो कुश को यदि समाप्त करना है जड़ से, तो उन्होंने कुश की जड़ में मट्ठा डाला था ताकि फिर वो उस स्थान पर कुछ नहीं उग पाएगा। वैसा ही इलाज इस देश के लिए इस जेएनपीसी का करना है कि इस तरह से उसको उखाड़ना है कि फिर इस देश में वो जम नहीं पाए। लेकिन सवाल उठता है, आप लोगों ने कुछ कहानियां सुनी होंगी कि साहब एक शैतान था, शैतान को कितना भी प्रहार करिए वो मरता नहीं था। शैतान की जान जो है एक तोते में थी। तो जादूगर को मालूम हुआ कि नहीं भाई ये ऐसे नहीं मरेगा, इस शैतान की जान उस तोते में है, ये तोते को आप मारेंगे तब जाके ये मरेगा। तो फिर वो तोते को पकड़ा गया, फिर उसकी गर्दन को आट करके फिर उसको मारा गया। इसके बाद वो राक्षस मर गया। तो उसी प्रकार जो है कांग्रेस रूपी राक्षस की जान जो है बीजेपी रूपी तोते में बसी हुई है। तो ये जेएनपीसी को समाप्त करना है तो उसकी पूर्व शर्त है बीजेपी को आपको समाप्त करना होगा। जब तक बीजेपी समाप्त नहीं होगी, जेएनपीसी का जो राक्षस है, जो रावण है, वो समाप्त नहीं होगा। और रावण की बात आई तो वही बात है कि जब इस रावण का सामना हुआ युद्ध के मैदान में प्रभु राम जी से, तो प्रभु राम जी उसे इस रावण पर प्रहार करने लगे। उसका सिर काटे तो एक सिर काटे तो दूसरा सिर निकल आता था, दूसरा काटते थे तो तीसरा निकल आता था। इसके बाद वो हैरान हो गए, प्रभु राम जी हैरान हो गए। तब विभीषण ने बताया कि प्रभु ये मरेगा नहीं। पूछे क्यों? क्या कि जितना भी आप सिर काटेंगे वो सिर निकलता जाएगा। तो फिर तो विभीषण ने बताया कि इसकी नाभि में अमृत है और जब तक अमृत रहेगा तब तक जो है जितना भी आप सिर काटेंगे ये सिर वो निकलता जाएगा। तो उसने सुझाव दिया कि प्रभु पहले इसकी नाभि से अमृत को सुखाइए, तब आप जब उसका सिर काटेंगे तब वो धराशायी होगा। तो प्रभु श्री राम जी ने यही किया। रावण की नाभि से अमृत मैंने एक बाण द्वारा रावण की नाभि से वो अमृत को सुखाया। इसके बाद उन्होंने प्रहार किया। इसके बाद प्रहार करते ही वो जो है धराशायी हो गया। तो उसी प्रकार ये कांग्रेस रूपी रावण को ये समाप्त करना है तो कांग्रेस के लिए जो अमृत देने वाले बीजेपी को भी समाप्त करना होगा। बगैर बीजेपी के समाप्त किए हुए कांग्रेस रूपी रावण समाप्त हो नहीं सकता। ये हमारे सभी आदरणीय भारतीय भाई बहन
अच्छी तरह से जान लें। इसे जीएनपीसी को हमेशा जीवन दान देने वाली बीजेपी, वो कुछ भी कहे कि कांग्रेस मुक्त भारत, कुछ नहीं। बीजेपी वालों से पूछा जाना चाहिए, ये अटल बिहारी वाजपेयी उस ड्रग स्मगलर राहुल गांधी को जो बोस्टन शहर अमेरिका में ड्रग स्मगलिंग करते हुए और कई और देशों की फॉरेन करेंसी के साथ जो पकड़ा गया था, इस अटल बिहारी वाजपेयी ने क्यों छुड़ाया? क्या किसी और को भी इसने था छुड़ाया? नहीं ना। और मान लीजिए कोई गलत ढंग से कोई बंद हो गया और उस पर मुकदमा चल रहा है और उसमें भी प्रधानमंत्री कोई माने अदना कोई सचिव, कोई अधिकारी नहीं, प्रधानमंत्री। तो यदि ये करते तो मैंने वाजपेयी महोदय, यदि कोई हमारा भारतीय भाई बहन वो गलत तरीके से वो प्रताड़ित हो रहा है या परेशान किया जा रहा है, तब ये हस्तक्षेप खुद करते या अपने अधिकारियों के द्वारा या सचिवों के द्वारा यदि उसको मैंने उसकी रक्षा करते, तब कोई बात थी। लेकिन ये वाजपेयी महोदय जो है प्रधानमंत्री की क्षमता में ड्रग स्मगलर को, राहुल गांधी को बोस्टन शहर में, और वो भी कई विदेश की करेंसी के साथ पकड़ा गया था। तो इस तरह के तमाम उदाहरण हैं कि ये बीजेपी और बीजेपी के लोग जो है किस तरह से ये जीएनपीसी के गद्दारों को ये बचाते रहते हैं। अपने इसी पाप को धुलने के लिए कभी जय श्री राम और ये हिंदुत्व और हम उनको लाए हैं जो राम को लाए हैं, इस तरह की बातें जो है बिल्कुल यानी पांथिक जज्बाती बातें लाकर ये सब डालते हैं और फिर आक्रांता फलाने ढेकाने सब शुरू किए। ये सब जो है भारत विरोधी इनकी गतिविधि है। ये कभी भी बीजेपी वाले भारत के हितैषी नहीं हो सकते, कभी भी नहीं। ये हितैषी किसके हैं? उस कांग्रेस के हैं, राहुल के हितैषी हैं, कम्युनिस्टों के हितैषी हैं, देश के हितैषी नहीं है। जनता से को भुलवा करके और पांथिक यानी जज्बों को भार करके उनका दोहन करके ये उठ सत्ता हथियार है। तो इसलिए ये देश के जो है बहुत खतरनाक किस्म के। वैसे तो भगत सिंह ने इनकी पहचान कर ली है कि ये काले अंग्रेज हैं और उन अंग्रेजों से शिक्षा दीक्षा लिए हुए जैसे होता है ना, एक गुरु होता है और एक चेला होता है। तो जो चेला जो होता है गुरु से अधिक शातिर होता है और अधिक बुद्धि वाला होता है और बुद्धि का इस्तेमाल जो है वो सकारात्मक करिए या नकारात्मक करिए, वो रचनात्मक दिशा में करिए या विध्वंसक दिशा में करिए, वहाँ पर है। लेकिन उसकी जो बुद्ध की जो कुशाग्रता है वो गुरु से अधिक होती है चेलों में। तो ये बीजेपी जो है अपने आरएसएस गुरु से जो भी है उससे ज्यादा शातिर है और उसका शातिरना बस यहीं से शुरू होता है कि जो इस देश का दंश है उसी को बचाना। और यही नहीं बल्कि और बीजेपी को शर्म नहीं आती है कि जब कुछ पत्रकार बोलते हैं विशाल शर्मा जैसे कि राहुल गांधी दहाड़ रहे थे और मोदी जी बदनाम करते हैं देश को। और जो बीजेपी के सिपह सालार कुछ ये देखे गए हैं जिससे कि हर्षवर्धन त्रिपाठी है, ये हमेशा झूठ ही बोलता है और ये कह रहा था हर्षवर्धन त्रिपाठी की राहुल गांधी जो है अब अंतर्राष्ट्रीय साजिश करके जो है वो सत्ता हथियाना चाहते हैं और मोदी को हटाना चाहते हैं। अरे भाई हर्षवर्धन त्रिपाठी, आप कैसी बात करते हैं और किन तथ्यों को ढकते हैं? अंतर्राष्ट्रीय साजिश तो छोड़ दीजिए, जिसने इस देश को बांट करके सत्ता हथियाई हो
इससे बड़ा अपराध कोई कर सकता है? वो बात दूसरी है कि ये यहाँ का कुछ बौद्धिक वर्ग जो है हमेशा जो है उसी जेएनपीसी की चमचागिरी में उसके पापों को धुलना, और फिर उसी प्रकार जो पत्रकारों का एक गिरोह है जो कि उसके देश विरोधी और गद्दारी के पापों को ढकना और उसके पक्ष में झूठी महिमा मंडन का वातावरण या हुआ खड़ा करना, और उसी प्रकार मीडिया का इसी प्रकार जो है चाटुकार मीडिया का गिरोह है जो कि इसी जेएनपीसी के पापों को ढकना और उसके पक्ष में एक झूठी महिमा मंडन का वातावरण खड़ा करना, और उसी प्रकार चाटुकार इतिहासकारों का गिरोह, इन समूहों ने मिलकर और वही आज भी कर रहे हैं। तो उन्हीं चाटुकार पत्रकारों के गिरोह में से एक चाटुकार पत्रकार है अभिषेक शर्मा। तो यही बोला था। लेकिन यदि देश को बचाना है, देश हित की बात सोचनी है बीजेपी वालों, तो इन देश के दुश्मनों को देखो ना। आप अपने को राष्ट्रवादी कहते हैं और देश के दुश्मनों को आप बचा रहे हैं। तो हर्षवर्धन त्रिपाठी जैसे जो सिपा सालार हैं बीजेपी के या उनके अंधभक्त है, उनके लिए बस यही कहा जा सकता है कि हर्षवर्धन त्रिपाठी महोदय ये जो है ये सत्ता पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अंतरराष्ट्रीय साजिश तो बहुत छोटी चीज है। देश को भी बांट सकते हैं और इन्होंने देश को बांटा है। अब वो बांटने के बाद वो उस इल्जाम को किसी और के मत्थे में मर देना और अपने को वो कि मैंने भारत का हितैषी, अरे इसको नेहरू को, इतना बड़ा गद्दार को विजनरी प्राइम मिनिस्टर, आधुनिक भारत का निर्माता, क्या क्या, और मोहनदास करमचंद गांधी जिसने इस देश के साथ विश्वासघात किया, कहा कि पाकिस्तान मेरी लाश बनेगा। पाकिस्तान इसी ने बनवाया। पाकिस्तान जो है इसी मोहनदास करमचंद गांधी ने बनाया और देश के साथ झूठ बोलता रहा कि पाकिस्तान मेरी लाश पर बनेगा। तो ऐसे विश्वासघाती धोखेबाज को इन सबों ने बनाया। यह राष्ट्रपिता है। और जो हमेशा झूठ बोलता रहा है वो मोहनदास करमचंद गांधी कि पाकिस्तान मेरे लाश पर बनेगा, जबकि वास्तविकता थी कि वो खुद ही जो पाकिस्तान वो बनवा रहा था। तो उसको बोलते हैं कि ये सत्य का पुजारी है। जिसने मैंने देश को बंटवा कर 25 से 30 लाख लोगों को मरवा दिया, उसको ये कांग्रेसी और ये बीजेपी वाले बोलते हैं कि ये अहिंसा के पुजारी है। तो देख लीजिए कैसे कैसे देश के दुश्मनों को किन किन शब्दों से ये नवाजते हैं। और इसी प्रकार इसलिए तो भारतीय जनता दल कहता है कि एक सब कितने खतरनाक शत्रु हैं अपने देश के। तो अब ये दायित्व जो है अपनी आवाम पर आ गया। तो और इसलिए भारतीयता की सख्त जरूरत है और भारतीय मूल्यों की सख्त जरूरत है और भारतीय एकता की सख्त जरूरत है। गंगा जमुनी तहजीब की सख्त जरूरत है। तो ये जागरूकता जितना जल्दी हो सके वो इस देश के लिए यानी लाभकारी होगा। और इसीलिए कहा जाता है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक आगे बढ़ाइए, शेयर करिए, बेल आइकन की घंटी दबाइए, क्योंकि यह देश की दूसरी और वास्तविक आज़ादी के लिए संघर्ष है। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक परिचर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।